नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आपका ये डीएलएड का जो फर्स्ट पेपर है और बीएड एमएड सब में आपका सृजनात्मकता का जो एक पार्ट दिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सृजनात्मकता है क्या, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या अवधारणा होती है। अब आगे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में सृजनात्मक बालकों की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, या सृजनशील बालकों के गुणों का विस्तार का वर्णन कीजिए, या एक सृजनशील बालक के गुणों के विकास में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो ये प्रत्येक शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसके बिना कोई भी कार्य जो होता है वो सफल नहीं होता। एक अच्छा टीचर जो है वो अपने विद्यार्थी के सारे गुणों को जानता है और उसे जानना चाहिए। अब अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि सृजनात्मक बालक की पहचान हम कुछ विधियां दी गई हैं तो उससे करते हैं। जैसे पहला है कि विशेषताओं के द्वारा। तो आपने अभी देखा कि हमने आपको बताया कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैसे हम ये समझ जाते हैं कि ये जो बालक है वो सृजनशील है। फिर दूसरा है आपका सृजनात्मक क्रिया के द्वारा। जब बच्चा लगातार सृजनात्मक क्रियाएं करता रहता है तो आपको ये पता चल जाता है कि ये जो विद्यार्थी है वो सृजनशील है या नहीं है। तो हम इससे देखते हैं। फिर है आपका और तीसरा है आपका सृजनात्मक परीक्षणों के द्वारा। तो साइकोलॉजी में कुछ ऐसे टेस्ट बनाए हुए हैं जिसको जब हम अप्लाई करते हैं विद्यार्थी पर तब हम ये समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। तो विशेषताओं में हम देखें तो सृजनात्मक बालक में मौलिकता होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए। तो ये अनेक प्रकार से होती है। जैसे साधारण विचारों में अगर हम देखें तो संवेदनशीलता जरूर होना चाहिए, वह प्रेरणात्मक होता है और तथ्यों से परे देखता है, और वो सदैव व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, मतलब उसमें मौलिकता होती है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र निर्णय की क्षमता। जो व्यक्ति सृजनशील होता है वो अपने निर्णय स्वतंत्र होकर करता है, वो कभी भी दूसरों के सुझावों को स्वीकार नहीं करता। तीसरा आपका है परिहास प्रियता। तो जोकिंग नेचर होता है, हमेशा खुश रहने वाले होते हैं और दूसरे के जीवन में दखल ना देने वाले और स्वयं के जीवन में दखल ना प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। उत्सुकता और जिज्ञासा पाई जाती है, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए शिक्षक से हमेशा पूछते हैं, सर ये कैसे होगा, मैडम ये कैसे होगा। तो समझ लीजिए जो ये ज़्यादा सवाल करता है वो सृजनशील है। फिर है आपका संवेदनशीलता। तो ये बालक जो होते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं, किसी भी कार्य को वो गंभीरता से लेते हैं। और स्वायत्तता, ये अपनी प्रभुसत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं, अपने कार्य करने के का जो तरीका होता है उनको उसको बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। और लचीलापन, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके विचारों में लचीलापन पाया जाता है और इनका बौद्धिक स्तर जो होता है वो बहुत विस्तृत होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग पर नहीं लेते। नेक्स्ट है आपका सहनशीलता। तो सृजनशील जो बालक होता है वो त्रुटियों को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। कितनी भी गलतियां हो जाएं, बहुत सारी समस्या आ जाएं, लेकिन ये धीरज को कभी नहीं खोते। और आपका इंटेलेक्चुअल शार्पनेस जो होती है, बौद्धिक प्रखरता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर चीज़ को, हानि और लाभ को सहने की इनमें क्षमता होती है। सामाजिकता, तो ये काफ़ी सामाजिक नहीं हो पाते, क्योंकि ये ना तो अधिक सामाजिक होते हैं और ना कम, ना समाज के विरोधी। ये बालक सामाजिक परिवेश के आधार पर अपने को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि उनको अपने कार्य में भी समय देना होता है। आपका आता है परिपक्वता। तो मैच्योरिटी जो है, ऐसे व्यक्ति अपनी आयु से अधिक परिपक्व हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति वातावरण में हमेशा वास्तविकता और सत्यता की खोज करते रहते हैं। ये व्यक्ति अन्य लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना रखने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, साथ ही इनमें अन्य लोगों से बात करने के गुण भी होते हैं। दूसरी चीज़, कोई इनके बारे में कुछ भी सोचे, कोई इन्हें देखे या ना देखे, पर ये अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं। तो आपका ये परिपक्वता है। फिर है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। तो सृजनशील व्यक्तियों को
का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो लगभग औसत होता है, क्योंकि वे इतने कल्पनाशील होते हैं कि उनमें कई बार समस्या समाधान करने के लिए जो सामाजिक संवेदनशीलता होती है वो अधिक होती है। फिर आपका होता है कि सृजनात्मक क्रिया के द्वारा हम कैसे समझते हैं कि बालक क्रियाशील है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि विश्वास की भूमिका। बालक का जीवन ऐसी घटनाओं से परिपूर्ण होता है कि मानसिक जीवन में उसे विश्वास की भूमिका अनिवार्य रूप से निभानी ही पड़ती है। तो कई बार बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं कि उनके पापा चश्मा लगाए हैं, ऑफिस का बैग टांगे हैं या कोई डॉक्टर बन रहा है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने पापा का चश्मा लगाकर या उनकी ड्रेस पहनकर, तो इस तरह से मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, इस तरह की भूमिकाएं करते हैं। मन तरंग की भूमिका, तो ये भी विश्वास की भूमिका होती है और ये ऐसी क्रिया है जो नर्सरी कक्षाओं में याद की गई कहानियाँ, गीत कालांतर में उसकी कल्पना की वस्तु बन जाते हैं और इससे संवेगों का विकास होता है और पढ़े जाने वाले साहित्य का जो प्रभाव होता है वो उन पर पड़ता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम कक्षा में कोई कहानी या कुछ बताते तो कुछ बच्चे जो हैं उसको ध्यान से सुनते हैं और उससे संबंधित सवाल करते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो आपसे कुछ नहीं पूछते, चुपचाप सोचते रहते। हो सकता है वो लिख कर व्यक्त करें, लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो उसमें मंतरंग होता है। फिर है आपकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो मैंने बताया कि ऐसे बच्चे जो हैं वो देखते हैं, सीखते हैं और उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। और अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे अगर हम माने तो एक नाटकीय खेल होता है, ड्रामेटिक प्ले कहते हैं जिसको। कई बच्चे जो हैं वो डॉक्टर रोगी के खेल, गुड्डे गुड़ियों का खेल, मिट्टी के घर बनाने का खेल, चोर सिपाही का खेल, इस तरह के खेल खेलते हैं जिससे उनकी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति होती है और संवेगात्मक तनाव निकल जाता है। फिर है आपका रचनात्मक खेल। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्ले करते हैं, जिसमें 5-6 वर्ष की अवस्था पार करने पर आप देखते होंगे कि बालक की रुचि नाटकीय खेलों से हटकर रचनात्मक खेलों पर केंद्रित हो जाती है। तो और इसमें जैसे वो मिट्टी में या बालू के, लकड़ी के गुटकों से, पेपर आदि से चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं और घर बनाने का खेल खेलने लगते हैं, ड्राइंग करने लगते हैं। तो इस तरह से आपका होता है। यहाँ पर हमें लिंग भेद भी प्राप्त होता है कि लड़कियों की क्रिएटिविटी थोड़ा कई बार अलग होती है और लड़कों की क्रिएटिविटी जो है अलग होती है। फिर आता है आपका काल्पनिक साथी। तो इमेजिनरी कंपेनियंस इनको चाहिए होते हैं। जब कोई बालक किसी अन्य बालक, जानवर या वस्तु को अपना साथी बनाता है तो उसे काल्पनिक साथी कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा आपस में, जैसे मान लीजिए अभी गणेश जी के बारे में बात करें तो छोटे बच्चे जब ये जानते हैं कि भगवान सब सुनते हैं, भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो काल्पनिक मित्र बनाकर उनसे अपनी बातों को कहते हैं। तो उनका जो संवेगात्मक तनाव है वो निकल जाता है और समायोजन में सहायता मिलती है। फिर आता है आपका हास्य भाव। तो बालक अनेक प्रकार के हास्य भावों द्वारा अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति करता है। और जैसे अगर हम देखें कि कभी कभी गलत शब्दों का उच्चारण अगर वो कर लेता है तो अपने आप ही जोर से हंसने लगता है। और कई बार तोतली भाषा में जानबूझकर बोलते हैं या तोड़ मड़ोड़ कर शब्दों को बात करते हैं जिससे दूसरे लोग जो हैं वो खुश हों। फिर है आपका उपलब्धि के लिए आकांक्षा। तो आकांक्षा का अर्थ अगर हम देखें तो सम्मान, शक्ति या उपलब्धि के लिए जो इच्छा होती है। तो बच्चों में धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं। इस पर हम कभी संक्षेप में एक दूसरे वीडियो पर बात करेंगे। तो आज अभी हम अपने इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उपलब्धि की आकांक्षा जो होती है वो बच्चे को सृजनशील बनाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि मैं ये काम अच्छा करूँगा तो मेरा नाम होगा, मुझे कुछ सम्मान मिलेगा, मुझे कुछ इनाम मिलेगा। इस तरह की चीज़ें भी लोगों में होती हैं। और अंतिम जो प्रक्रिया है कि शिक्षक कैसे समझता है। मान लीजिए अगर आप विद्यार्थी को इन सब चीज़ के द्वारा नहीं पहचान पा रहे हैं या कई बार बच्चा आपके सामने डायरेक्ट लाया जा रहा है तो उसके लिए आप सृजनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। और आपके टेस्ट जो हैं वो साइकोलॉजी में बहुत सारे हैं जिसमें हमारे देश में सृजनात्मकता के
मापन के लिए बहुत तरह के परीक्षण उपलब्ध हैं, उनके द्वारा उसमें आप कुछ खेल खिलाइए, उसमें कुछ टिक करने की क्वेश्चन आंसर हैं, उनसे आप इसका पता लगा सकते हैं। तो आशा है कि आप सृजनात्मकता को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और इनके सभी प्रश्नों का परीक्षा में जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।